हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में हम जो है 8वां लेसन पढ़ रहे हैं, कोशिका विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी। पिछले वीडियो में हम लोग ने मूल कोशिका के बारे में पढ़े। अब इस वीडियो में हम लोग जो है जैव प्रौद्योगिकी और उसके व्यवहारिक उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जैव प्रौद्योगिकी क्या है? मानवीय लाभ की दृष्टि से सजीव में कृत्रिम पद्धति से जनुकीय बदलाव एवं संस्करण करके सुधार लाने की प्रक्रिया को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी यानी सजीव जो होता है उसमें क्या करेंगे, कुछ कृत्रिम पद्धति से जनुकीय बदलाव संस्करण करके उसमें सुधार लाया जाता है। वैसे पिछली कक्षा में तुम लोग पढ़े हो कोशिका विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान, परमाणुविक जीव विज्ञान, जनुकीय अभियांत्रिकी, इन विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का इसमें समावेश होता है। तो जैव प्रौद्योगिकी में किसका किसका समावेश है, ये ध्यान रखना। जैव प्रौद्योगिकी क्या है, ये परिभाषा, और यहाँ पर इसमें कौन कौन से विज्ञान शाखाओं का समावेश है, तो ये आंसर आएगा। मनुष्य रूप से खेती में अधिक उत्पादन प्राप्त हो उस उद्देश्य से नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। औषधि विज्ञान में प्रतिजैविक जीवन सत्व, इंसुलिन जैसे संप्रेरक के उत्पादन के प्रयोग सफल हुए हैं। ध्यान देना, एक एक लाइन्स जो है साइंस 2 का इम्पोर्टेंट होता है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस आते हैं। जैव प्रौद्योगिकी में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों का समावेश होता है। कौन कौन सी बातों का समावेश होता है? पहला, सूक्ष्म जीव की विभिन्न क्षमताओं का उपयोग करना, जैसे दूध से दही बनाना, छोटे अल्कोहल तैयार करना, हम लोग ये पिछले लेसन में भी पढ़े हैं। कोशिका के उत्पादन क्षमता का उपयोग करना, जो कोशिका को उत्पादन क्षमता है ना उसका उपयोग करना। विशिष्ट कोशिका द्वारा प्रतिजैविक टीकों का निर्माण करना। फिर डीएनए है, प्रथिन है, जैसे जैव अणुओं का मनुष्य के फायदे के लिए उपयोग करना। फिर उसके बाद है जनुकीय परिवर्तन, ठीक है, जेनेटिक मैनिपुलेशन करवा के मनचाहा गुणधर्म वाली वनस्पति, प्राणी, उसी प्रकार विभिन्न पदार्थों का निर्माण किया जाता है। जीवाणुओं में जनुकीय परिवर्तन करके उन्हें मनुष्य की वृद्धि के संप्रेरक निर्माण के लिए विवश करना। गैर जनुकीय जैव प्रौद्योगिकी में नॉन जीन बायोटेक्नोलॉजी में संपूर्ण कोशिका और ऊतक का उपयोग किया जाता है। ऊतक संवर्धन, संकरित बीज का निर्माण आदि होता है। अभी देखो, जैव प्रौद्योगिकी के लाभ क्या है? पृथ्वी पर खेती की भूमि सीमित होने के कारण प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन लेना संभव हो गया है। जैव प्रौद्योगिकी से क्या हुआ, जो है वनस्पतियों में संकरण करके अधिक से अधिक जो है एक ही पौधे से अधिक फसल प्राप्त कर सकते हैं। वनस्पति की रोग प्रतिकारक नस्लें बनने से रोगों को नियंत्रण होने के लिए कम खर्च में हो जा रहा है। रोग का नियंत्रण वनस्पतियों में। शीघ्र फल धारण करने वाली वनस्पतियों की प्रजातियां विकसित होने से प्रतिवर्ष अधिक उत्पादन लेना संभव हो गया। बहुत से भी वनस्पतियों की प्रजाति है जो शीघ्र फल जो है धारण कर लेती हैं, तो प्रतिवर्ष अब जो है फलों का उत्पादन भी संभव हो गया है। जैव प्रौद्योगिकी का व्यवहारिक उपयोग, ठीक है, व्यवहारिक उपयोग जो है वैसे हम लोग जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रैक्टिकल में भी देखे हैं। पहला है फसल जैव प्रौद्योगिकी। कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि उत्पादन एवं जो है उसकी ये बढ़ाने के लिए जो है किया जाता है, विविधता बढ़ाने के लिए। संकरित बीज, 2 अलग अलग फसलों के जनुक एकत्रित करके विभिन्न फसलों की संकरित प्रजातियां निर्मित की जाती हैं, फलों के लिए बड़े पैमाने पर उपयोगी हुआ है। देखो यहाँ पर ये बैगन दिया है ना, तो यहाँ पर देखो जनुकीय दृष्टि से उन्नत फसलें मॉडिफाइड जो हैं कौन कौन से क्रॉप से बाहर के जनुक को किसी फसल की जनुकीय सांचे में डालकर ऐच्छिक गुणधर्म की फसल को जनुकीय दृष्टि से उन्नत फसलें कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इसका परिभाषा। इस पद्धति में फसल का अधिक उत्पादन देने वाली रोग प्रतिकारक, प्रवाक्तक प्रतिकारक, तृणनाशक प्रतिकारक, अकाल ठंडी की परिस्थिति में भी टिकने वाली वनस्पति की प्रजाति का निर्माण किया जाता है। पहला है बीटी कपास। बीटी कपास ये क्या है? बैसिलस यूरेंजाइसिस इस जीवाणु से एक विशिष्ट जनुक निकालकर कपास के जनुक से जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण कपास की बार्नली के लिए घातक होने वाले जहर कपास की पत्तियों में और बाण में तैयार होने लगता है। तो बाई इल्ली जो है कि ने कपास की पत्ती खाई तो ये जहर उसके अन्न नलिका को नष्ट कर देता है, जिससे इल्ली मर जाती है। तो यहाँ पर उससे क्या हुआ, वो जो है कपास के पत्तियों को नहीं खाती है।
बीटी बैंगन बैसिलस यूरिनजाइलिस, इस जीवाणु को से मिलाने वाले जनुक का उपयोग करके बीटी बैंगन तैयार किया जाता है। देखो, बीटी कपास में कौन सा जीवाणु, बीटी बैंगन में कौन सा जीवाणु, सब नाम याद रखना। बीटी कपास के जैसे ही बीटी बैंगन में सुधारित नस्लें जो है कीटों का नाश करती हैं। फिर गोल्डन राइस, ये जो है धान की इस प्रजाति में जीवन सत्व ए बीटा कैरोटीन निर्माण करने वाले जनुक डाले जाते हैं। 2005 में निर्मित किए गए गोल्डन राइस 2 के साधारण चावल की अपेक्षा 23 गुना अधिक बीटा कैरोटीन मिलते हैं। फिर रहे तृणनाशक रोधी वनस्पतियाँ। तृण के कारण फसलों की वृद्धि में बाधा निर्माण होता है। तृण का नाश करने के लिए तृणनाशकों का उपयोग करने से उसका विपरीत परिणाम फसलों पर होता है। तुमने देखा होगा ना कि जो फसलें उगाते हो तो वहाँ पे देखो छोटे छोटे और भी पौधे उग जाते हो, वही जो है तृण होता, तो तृणनाश। तो यहाँ पर उसमें क्या हुआ, अगर उसको जो है कुछ उसमें उपयोग किया जाता तो क्या होता, फसल पे असर पड़ता था। इसलिए तृणनाशक रोधी वनस्पति का निर्माण किया जा रहा है। इसे बाहर निकलने वाले रसायन से तृणों का नियंत्रण पाना आसानी से संभव हो सका है। फिर है जैविक खाद, बायो फर्टिलाइजर्स। रासायनिक खाद का इस्तेमाल न करके, हमें पता है ना रासायनिक खाद जो है उससे क्या होता है, वो जमीन की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर देते हैं ना। इसके लिए उसका उपयोग न करके जैविक खाद का उपयोग किया जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, फसलों की नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की और फॉस्फेट घुलने की क्षमता बढ़ जाती है। इससे मुख्य रूप से यहाँ पर जो है राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नॉनस्टॉक, एनाबीना, इन जीवाणुओं का और एजोला नामक वनस्पति का उपयोग किया जाता है। ऊतक संवर्धन के बारे में हम लोग पिछली कक्षा में जो है जानकारी हासिल कर चुके हैं। ये देखो यहाँ पर ये एजोला के बारे में है। वैसे हम लोग प्रैक्टिकल्स में भी जो है देखे हैं वनस्पतियों, यहाँ पे सूक्ष्म जीवों के बारे में। फिर है पशु संवर्धन। कृत्रिम गर्भधान और गर्भ प्रत्यारोपण, ये 2 विधियाँ मुख्य रूप से पशु संवर्धन के लिए उपयोग में लाई गई है। इससे विभिन्न प्राणिज उत्पादों की मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि हुई, जैसे दूध है, मांस है, लोकर आदि। इस प्रकार श्रम के लिए काम करने वाले जानवरक में शक्तिशाली प्रजाति के भी निर्माण की गई है। फिर है मानवीय स्वास्थ्य, मतलब ये सब जो है जैव प्रौद्योगिकी के लाभ हम लोग देख रहे हैं, उसका उपयोग। रोग निदान और रोग उपचार या मानव स्वास्थ्य व्यवस्थापन के 2 मुख्य पहलू हैं। किसी भी रोग विकार में व्यक्ति के जनुक को कोई भूमिका हो तो जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से तुरंत पहचानी जाती है। मधुमेह यानी जो डायबिटीज़, हृदय रोग जैसे रोगों का निदान अब जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से उन रोगों के लक्षण दिखाई देने के पूर्व ही पाना संभव हो गया। जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से एड्स है, डेंगू है जैसे जो है कुछ मिनटों में ही उसका निदान किया जा सकता है, उसका उपचार तुरंत कर सकते हैं। रोगों के उपचार के लिए विभिन्न औषधि उपयोग में लाई जाती है। मधुमेह के उपचार के लिए इंसुलिन का उपयोग होता है। पहले इंसुलिन क्या करते, घोड़े के शरीर, जो घोड़े के नाल वहाँ से प्राप्त करते थे, परंतु अब जो है इंसुलिन जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से जीवाणु द्वारा ही तैयार करते हैं और जीवाणु के जनुकीय ढांचे से इंसुलिन को मानवीय जनुक जोड़ा है। इस पद्धति द्वारा विभिन्न टीके प्रतिजैविक भी बनाए जा रहे हैं। फिर टीका और टीकाकरण, वैक्सीन्स जो है वो इसी के विभिन्न रोग जंतु या रोग के खिलाफ स्थायी अथवा कुछ समय आदि प्रतिकारक क्षमता प्राप्त करने के लिए दिए गए एंटीजन युक्त पदार्थ अर्थात टीका है। टीका क्या है, ये उसका परिभाषा। पारंपरिक विधि से रोग जंतु का उपयोग करके ही टीके बनाए जाते थे। उसके लिए रोग जंतु को पूरी तरह से मारकर अथवा अधमरे कर उसका उपयोग टीके के रूप में किया जाता था, पर इससे कुछ लोगों से संबंधित रोग का संचरण होने की संभावना होती थी। इस पर दूसरे पर्याय के रूप में वैज्ञानिक जिन्होंने अब वैज्ञानिकों ने क्या किया, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कृत्रिम विधि से टीके तैयार करने का प्रयास किया। तो इससे क्या हुआ, रोग जंतु के जो प्रथिन एंटीजन जो कार्य करते हैं उनके जनुक प्राप्त करके उसकी सहायता से प्रयोगशाला में ही प्रतिजन यानी एंटीजन तैयार करके उसका उपयोग टीके के रूप में करते हैं और इस कारण बिल्कुल सुरक्षित टीके बनाए जा रहे हैं। तो ये जो अधमरे और मृत जीवाणु विषाणु न चुभोकर प्रतिजन के रूप में कार्य रूप में जो है प्रथिन शुद्ध रूप में चुभोए जाते। तो जो टीका में जो वैक्सीन लगती है तो उसमें मृत जीवाणु या विषाणु न भेजकर क्या करते हैं, एंटीजन ही सीधे शरीर में शुद्ध रूप से पहुंचते हैं।
प्रथिन रोगों के खिलाफ प्रतिकारक शक्ति को क्रियाशील रखकर व्यक्ति को रोग से मुक्त करती है। तो टीकाकरण में अब प्रतिकारक प्रथिन चुबाना अति सुरक्षित हो गया है। जैव प्रौद्योगिकी सहायता से टीके में लंबे समय तक टिकाऊ बने रहने की क्षमता होती है। जैसे उदाहरण जो है पोलियो के टीके, हेपेटाइटिस के टीके, तो ये सब टीके देखो बच्चों को लगाए जाते हैं ना। फिर है बाह्य टीका, वैक्सीन। खाद्य टीके निर्माण करने का कार्य चल रहा है। फिलहाल जनुकीय प्रौद्योगिकी की सहायता से आलू का उत्पादन किया जा रहा है। इन आलूओं को जनुकीय पारेषित आलू जो है ट्रांसजेनिक पोटैटोस कहते हैं। ये आलू विब्रो कॉलेरा, ई कॉली जैसे जीवाणु के खिलाफ कार्य करेंगे। ये आलू खाने से कॉलेरा, ई कोलाई जीवाणु से होने वाले रोग के खिलाफ प्रतिकारक शक्ति का निर्माण होता है। और जनुकीय पारेषित आलू उबालकर खाने से क्या होगा, देखो अब यहाँ पे देखो ये आकृति बताई गई है। ये आकृति बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है। ये जनुकीय पारेषित ये जो आकृति है ना, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी जा सकती है अलग अलग तरीके से। या तो तुम्हें जो है यह आकृति बना कर आएगा या फिर तुम्हें जो उसके बारे में लिखना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है, अब यहाँ पर देखो रोगों का उपचार क्या दिया है। इंसुलिन, सोमेटोट्रेप्सिन, ये वृद्धि संप्रेरक रक्त को जमाने वाले घटक के निर्माण जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग हुआ है। इंटरफेरॉन, ये छोटे आकार वाले प्रथिन का समूह है जो विषाणुजन्य रोगों के उपचार के लिए लाया जाता है। इसका निर्माण रक्त में होता है, लेकिन अब जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से जनुकीय दृष्टि से उत्पन्न जीवाणु ई कोलाई का उपयोग इंटरफेरॉन का निर्माण के लिए किया जाता है। जनुकीय उपचार, कायिक कोशिकाओं में जनुकीय उपचार करना जैव प्रौद्योगिकी के कारण संभव हुआ है। फिनाइल कीटोनूरिया, यहाँ पे यह विकार यकृत की कोशिका में जनुकीय दोष निर्माण होने से होता है। जीन थेरेपी की सहायता से उसका उपचार संभव हो गया है। इस पद्धति से कायिक जनुकीय उपचार पद्धति कहते हैं। शुक्र कोशिका, अंड कोशिका के अलावा शरीर की सभी कोशिकाओं को कायिक कोशिका कहते हैं। कायिक कोशिका के बारे में हम लोग पहले भी पढ़े हैं। फिर यहाँ पे क्लोनिंग, क्लोनिंग अर्थात किसी कोशिका या अंग अथवा पूरे शरीर की जैसी प्रतिकृति तैयार करना। सबसे पहले जो है भेड़िया मतलब डॉली भेड़ बनाया गया था क्लोनिंग में। खैर वो तो अभी पोर्शन में कट है, इसके लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है। प्रजनात्मक क्लोनिंग, किसी शरीर का केंद्र विरहित स्त्री बीज दूसरे शरीर के कायिक कोशिका का केंद्रक इनके सहयोग से क्लोन जन्म लेता है, मतलब नए सजीव का निर्माण होता है। फिर उपचारात्मक क्लोनिंग में क्या है, केंद्र विरहित स्त्री बीज दूसरे शरीर का कायिक कोशिका का केंद्रक संयोग से तैयार की गई कोशिकाओं को प्रयोगशाला में विकसित करके उसे मूल कोशिका का निर्माण कर सकते हैं और संबंधित व्यक्ति के कई रोगों पर इन कोशिकाओं की सहायता से उपचार किया जा सकता है। कोशिका के जैसे जनुक के भी क्लोनिंग करके उसी प्रकार लाखों जनुक बनाए जाते हैं। जनुकीय चिकित्सा और अन्य कारण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लोनिंग तकनीक जो है वो आनुवांशिक रोगों का संक्रमण रोकती है, वंश वृद्धि जारी रहता है, श्वास प्रवृत्तियाँ उच्चतम करना संभव होगा, परंतु कई कारणों से मानवीय क्लोनिंग विश्व भर में इसका विरोध हुआ है। इसके लिए इसको जो है बंद कर दिया गया। पर्यावरण और जैव प्रौद्योगिकी, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कर पर्यावरण संबंधी बहुत से प्रश्न हल होना संभव हुआ है। विघटन द्वारा अनुपयोगी निष्कासित जल, ठोस कचरे पर प्रक्रिया करने के लिए सूक्ष्म जैविक प्रौद्योगिकी का उपयोग पहले से ही किया जा रहा है। ऐसा निष्कासित जल नदियों में जैसे प्राकृतिक जल स्रोतों से प्रवाहित करने से कार्बनिक द्रव्यों का ऑक्सीडीकरण होता है, जिससे नदी के पानी में घुलनशील ऑक्सीजन उपयोग में लाने से उसकी मात्रा कम हो जाती है। इस उपाय से क्या हुआ, सूक्ष्म जैविक प्रौद्योगिकी सहायता से निष्कासित जल के कार्बनिक घटकों का पहले ही ऑक्सीडीकरण कर दिया जाता है और फिर उसके बाद उसको नदियों में छोड़ा जाता है। ठोस कार्बनिक निरुपयोगी पदार्थ प्रक्रिया करके कंपोस्ट खाद बनाते समय बड़ी मात्रा में सूक्ष्म जैव का उपयोग होता है। नए जैव तकनीकी विधि जैसे जैव उपायोजन, जैव कीटनाशक, जैव खाद, ये सब में भी समावेश होता है। जैव उपायोजन अर्थात वनस्पति, सूक्ष्मजीव जैसे सजीवों का उपयोग कर जल, निष्कासित जल, प्रदूषित भूमि, इसके विषैले रसायन, प्रदूषक को नष्ट करना, अवशोषित करना, इसके लिए वनस्पति का उपयोग किया गया, उसे फाइटो रेमिडिएशन कहते हैं। जैव उपायोजन के कुछ उदाहरण इस तरह से दिए गए हैं। सुडोमोनास जीवाणु
ये जीवाणु दूषित पानी और जमीन से हाइड्रोकार्बन और तेल जैसे प्रदूषक अलग करने में उपयोगी होते हैं। टेरिस विटाटा या फर्न प्रजाति के वनस्पति जमीन में आर्सेनिक धातु को अवशोषित कर लेती है। ये सब नाम याद रखना। ये पूरा सुडोमोनास जाति जो है क्या अवशोषित कर रहा है, टेरिस विटाटा क्या अवशोषित कर रहा है। भारत में जनु की दृष्टि से उन्नत सरसों की एक प्रजाति जो है सेलेनियम खनिज बड़ी मात्रा में अवशोषित कर लेती है। सूरजमुखी या यूरेनियम और आर्सेनिक अवशोषित कर सकता है। फिर यहाँ पे डीनोकोकॉकस रेडियोरंस ये जो है क्या है, ये जीवाणु सबसे अधिक रेडियोधर्मी प्रतिकारक सजीव हैं। ये जनुकीय बदलाव किए गए हैं। इसमें परमाणु के कचरों से रेडियोधर्मी पदार्थ को अवशोषित करने में इसका उपयोग हो रहा है। फिर अल्फा घास जो है, 3 पाती घास, राय घास, ये सब घास के प्रकार हैं और इनका भी उपायोजन के लिए किया जा रहा है। ये सब नाम याद रखना है, सब पढ़ना है। खाद्य जैव तकनीकी। अब यहाँ पे देखो खाद्य में क्या है, पाव है, चीज़ है, बियर है, दही है, विनेगर है। ये सब खाद्य पदार्थ का निर्माण सूक्ष्म जीवों की सहायता से किया जाता है। यह पदार्थ जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से तैयार किए जाने वाले शायद सबसे पुराने पदार्थ हैं। उसके बाद है DNA फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, जिस प्रकार किसी इंसान की उंगलियों के निशान एक ही होता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का DNA का गठन भी एक में होता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के DNA से उस व्यक्ति की पहचान कर पाना संभव होता है। देखो व्यक्ति वही व्यक्ति है। अगर मान लो कभी कभी ऐसा होता है कोई बॉडी मिली और हमें मतलब उसमें डाउट नहीं है, तो उसका DNA टेस्ट कराकर जो है उसे, और फिर इस पद्धति को DNA फिंगरप्रिंट कहते हैं। इस तकनीक का उपयोग करके न्यायिक विज्ञान में किया जाता है। फॉरेंसिक साइंस में इसका उपयोग ज़्यादा होता है। आपराधिक स्थान पर पाए जाने वाले अपराधियों के शरीर के किसी भी भाग से उसकी पहचान करवाई जा सकती है। उसी प्रकार किसी भी बच्चे के पिता की पहचान भी जो है DNA टेस्ट से होता है। यह संशोधन हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स इस केंद्र में किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये जैव प्रौद्योगिकी के लाभ देखे। अब हम लोग जो है इसका आगे का टॉपिक जो है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। कृषि विकास में क्या योगदान है। थैंक यू।